अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुशामदीद कहती हूँ मैं आपको देसी मीडिया जर्मनी में। और मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मैमूना हाशमी और आज एक और नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे पास काफ़ी सवालात इस हवाले से आते हैं कि जर्मनी हम कैसे आएँ? कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बता दें, अगर हम काम के सिलसिले में आना चाहें तो कैसे आएँ? अगर हम स्टडी बेस पे आना चाहें तो कैसे आएँ? मैंने सोचा कि आज मैं इस हवाले से एक प्रोग्राम करूँ और उस प्रोग्राम में अपने गेस्ट से वही सवाल पूछे जाएँ, जो कि अमूमन लोग पूछते हैं कि जी हम कैसे आएँ? क्या यहाँ पर वर्क वीज़ा मिल सकता है? क्या हम स्टडी बेस पे आ सकते हैं? और किस तरह की यहाँ पर स्टडी जो है या ऑसबिल्डिंग जिसको हम कहते हैं इंटर्नशिप, वो कैसे मिल सकती है? और किस तरह मिल सकती है? कितनी तालीम की रिक्वायरमेंट है? तो ये सब सवालात आज हम अपने गेस्ट से पूछेंगे। हम आज जो मेरे गेस्ट हैं वो काफ़ी हद तक मुख्तलिफ ग्रुप्स में स्टूडेंट को की रहनुमाई के लिए काम करते हैं और वो लोग जो पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं किसी भी हवाले से स्टूडेंट बेस पे या जॉब पर वर्क परमिट वीज़े पे, तो उनकी काफ़ी रहनुमाई करते हैं। तो मैंने सोचा आज उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया जाए और अपने जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी भी हेल्प करी जाए और उनको भी बताया जाए, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो मैं इनवाइट करूँगी अपने प्रोग्राम में बिलाल इलियास साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे वो सवालात जो कि हमारे व्यूअर्स हमसे करते हैं, उनके जवाबात लें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपना कीमती वक़्त हमारे इस शो के लिए दिया है। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शो पे बुलाया। अच्छा बिलाल मैंने देखा है कि आप माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में आप जो हैं वो स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प कर रहे होते हैं स्टूडेंट वीज़े के सिलसिले में। तो आज जो मैंने आपको इस प्रोग्राम में बुलाया है उसकी वजह भी यही थी कि हम मालूम करना चाह रहे थे आपसे बल्कि मालूमात लेना चाह रहे थे, कुछ जर्मनी में आने वाले नए स्टूडेंट्स के हवाले से और साथ में इस हवाले से भी कि कौन-कौन सी स्टडीज़ यहाँ पर हम जो हैं वो कर सकते हैं और किस तरह से पॉसिबल है ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप देखें पाकिस्तान से अगर बाहर के मुल्कों में देखा जाए जिसमें अमेरिका, कनाडा वगैरह भी शामिल होते हैं, सब जगह स्टडी दी जाती है। मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये है कि आखिर लोग जर्मनी ही आना क्यों उस पे क्यों तवज्जो देते हैं कि जी जर्मनी में ही आना चाहिए और जर्मनी में ही तालीम हासिल करना चाहिए? जी, बड़ा एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि आजकल क्योंकि जर्मनी एक काफ़ी हॉट डेस्टिनेशन है और सभी लोग यही पूछते हैं, तो मैं कंट्रीज़ को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग में आपका यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके वगैरह आ जाता है और जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग है उसमें आपका फिर रेस्ट ऑफ द यूरोप या फिर आपका साउथ एशिया आ जाता है। तो रिसेंट ईयर्स में जो मेनली जो थोड़ा-सा ट्रेंड चेंज हुआ है, जर्मनी ज़्यादा पॉपुलर इस वजह से हुआ है कि जर्मनी में अभी तक जो एजुकेशन है वो फ्री है। ट्यूशन फ़ी ना होने के बराबर होती है। आपने सिर्फ़ अपने लिविंग एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आसान हो चुकी हैं और आपको अपने फ़ील्ड से रेलेवेंट जॉब मिल जाती है। तो अगर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर में बात करूँ तो मेरी नज़र में ऑडियंस के लिए ये है कि जब आप किसी भी कंट्री का फैसला करते हैं अपनी स्टडी डेस्टिनेशन या वर्क डेस्टिनेशन के लिए, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। सबसे पहले तो आप देखें कि उस मुल्क की इकोनॉमी कैसी है, ठीक है? हुँ। और उसके बाद ज़रूरी है कि फील्ड रेलेवेंट जॉब्स उस मुल्क में अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है? और तीसरा जो मेजर फैक्टर है इमिग्रेशन पॉलिसीज़, ठीक है? और जी। उसके बाद ऑब्वियसली ट्यूशन फ़ी और फिर सैलरीज़ वो सारा कुछ आ जाता है। मेरी जो इसमें कंक्लूजन है इस टॉपिक पे वो ये है कि सब कुछ आपको इकट्ठा नहीं मिल सकता, ठीक है? कुछ हुँ, जगहों पे आपको हर जगह के प्रो एंड कॉन्स हैं, ठीक है? अभी जैसे यूएस के बहुत सारे प्रोज हैं लेकिन कॉन्स आपकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, बड़े लंबे अरसे आपको इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है? तो जर्मनी पे फ़ोकस मैं ये करूँगा कि आपकी यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, आपको अपने फ़ील्ड से रेलेवेंट जॉब ईज़िली मिल जाती है, इमिग्रेशन पॉलिसी पहले भी आसान थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, अभी और भी आसान हो गई है नए लॉ की वजह से कि आप अगर आप C1 लैंग्वेज आती है तो 3 से 4 साल में पासपोर्ट, अगर B1 आती है तो 5 साल, जो कि 8 साल से कम करके इन्होंने 5 साल पे ड्यूरेशन की है। तो ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो मेनली फिर टेक्निकल फील्ड्स में या फिर बिज़नेस स्टडीज़ में है, ठीक है? जो ह्यूमैनिटीज़ या दूसरी तीसरी सारी फील्ड्स आती हैं, ठीक है? नॉन टेक्निकल उसमें आपको लोकल लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मेरी लोगों को रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप यूरोप में आ रहे हैं
तो एक लैंग्वेज तो आपने इन एनी केस सीखनी है। तो आप कोई ऐसी जगह चूज करें जहाँ पे कल को आपको इन द लॉन्ग रन थोड़े से बेनिफिट्स हो सकें, सैलरीज आपकी अच्छी हों, आपका जो भी इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं उसका उसकी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू हो, ठीक है, और आप अपने अगर पेरेंट्स को बुला सकते हैं। तो मेरी नज़र में जर्मनी की ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से लोग आजकल इसे प्रेफर करते हैं। यहाँ पर बिलाल मैं आपसे ये भी एक सवाल बड़ा पूछा जाता है, लोग पूछते हैं हमसे कि भाई जर्मनी आया कैसे जाए? ये सब मालूमात मुझे लगता है आजकल फिंगर टिप्स पे आपके मौजूद होती हैं, सब अपने ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। मगर जो इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए जिस हवाले से कि भाई हम जर्मनी कैसे आएँगे और क्या स्टडी करेंगे, तो उस हवाले से मैं पूछना चाहूँगी कि कहाँ से शुरुआत की जाए? अगर स्टूडेंट बेस पे अगर हम आ रहे हैं, तो किस तरह से इसको प्रोसेस को लेके चला जाए? क्योंकि ये सवाल बहुत आम होता जा रहा है कि जी बस पैसे कमाने हमें आना है, पढ़ाई तो एक बहाना होती है। मगर हम चाहते हैं कि अपने अवाम को या अपनी कम्युनिटी को इस लिहाज से उनको अवेयर करें कि एक यहाँ पर आके तालीम हासिल करने में जो बेनिफिट्स हैं, वो और किसी उसमें नहीं है, काम तो आपको बाद में मिल जाएगा। तो इस हवाले से मेरा सवाल आपसे ये है कि कहाँ से स्टार्ट ली जाए, जो हमारे सुनने वाले हैं पाकिस्तान, इंडिया या और ममालिक में, कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए यहाँ पर आने के लिए और स्टडी करने के लिए? अगर मैं इसे सिंपल टर्म्स में बता सकूं तो एक आपका प्रोसेस है और एक उसकी प्री रिक्विजिशंस हैं, प्री प्रोसेस कह लें, और एक फिर पोस्ट प्रोसेस कह लें, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट रास्ते हैं जिनके थ्रू आप आ सकते हैं। तो हर चीज़ को डिटेल में तो हम कवर नहीं कर सकते। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक आपकी स्टडीज है और एक आपका काम है जो कि वर्क है। स्टडीज में आपकी बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडीज आ जाती हैं। इनके थोड़े से प्रोसेस वेरी करते हैं, लेकिन अगर समरी में आप कहें तो एक जो मेन प्रोसेस है वो ये है कि आपने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। जो उसकी प्री रेक्विजिट हैं वो ज़रा ये हैं कि फर्ज करें, अगर मैं कंबाइन कर सकूं, बैचलर्स मास्टर्स को कंबाइन करके बात करूं, कि अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एक दफ़ा आपके जो डिग्री कंप्लीट हो चुकी है उससे आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी उस कंट्री की रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने वो डिग्री इशू की है, उनसे आपने उसे ऑथोराइज करवाना है, टेस्ट करवाना है, ठीक है। उसकी बेस पे अब आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन में जो मास्टर्स में एटलीस्ट प्रोसेस है वो ये है कि आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन हो सकती है यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पे, या फिर एक थर्ड पार्टी है यूनिअसिस्ट के नाम से, उनके थ्रू आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। वो आपके बिहाफ पे फिर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं। अब इनके साथ भी ज़ाहिर आपने अपना अकाउंट वगैरह बनाना है और फिर आपने अप्लाई करना है। जो बैचलर्स का है वो थोड़ा सा वेरी करता है। अगर आप जर्मन लैंग्वेज में कर रहे हैं तो उसके लिए रास्ते हैं। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, या फिर आप पहले लैंग्वेज सीखें, यहाँ पे फर्दर लैंग्वेज सीखने के लिए आएँ और फिर आगे आप फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन है, जो मेन प्रोसेस है, वो आपको DAAD.DE के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पे फिल्टर्स यूज करके इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि जी मैं बैचलर्स करना चाह रहा हूँ, मैं इंग्लिश में करना चाह रहा हूँ, या मैं मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, ये मेरा फील्ड है। वहाँ से आपको अपनी एक आप लिस्ट बनाएं, उधर उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन, उनकी डेडलाइंस वो सारी दी हुई है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं एक्सेल शीट बनाऊंगा, उसमें मैं डालूंगा जी कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन से मास्टर्स प्रोग्राम्स, उनकी डेडलाइंस क्या हैं और कैसे अप्लाई होना है। तो ये 4 कैटेगरीज है, ठीक है। मैंने अपने प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, टाइमलाइन मेरे ज़हन में है। अब अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन हो सकती है तो मैं कर सकता हूँ, अगर थर्ड पार्टी के थ्रू होनी है, यूनिवर्सिटीज के थ्रू, तो मैं वो प्रोसेस फॉलो करूंगा। अब इसी के प्री रेक्विजिट में आ जाता है, यूनी टू यूनी चीज़ें डिफर कर सकती हैं, लेकिन जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी सीवी है, आपका कवर लेटर है, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस हैं, वो आपने तैयार करने हैं। तो ये सारा आपका प्रोसेस आ जाता है जो आप अपने छठे सेमेस्टर, 7वें या 8वें सेमेस्टर में चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अब अगर ये चीज़ें सारी तैयार हो चुकी हैं और आप अपना यूनिवर्सिटी वाले प्रोसेस को फॉलो करते हैं, अब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, और कहीं से आपको एडमिशन आ जाता है, तो अगला फिर जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी है, और उससे पहले फिर ये है कि आपने अपने फाइनेंसेस दिखाने हैं, जो कि जर्मन गवर्नमेंट चाहती है आप अपने पहले साल का खर्चा अपने साथ लेके आए, ठीक है। तो ये ज़रा प्रोसेस को इसमें पोस्ट प्रोसेस में करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में चल रहे हैं,
यही चीज़ें मोर और लेस सप्लाई होती हैं अगर आप काम के सिलसिले में भी आ रहे हैं। क्या आपने अपने प्री प्रोसेस करना है, अपनी डिग्रियां टेस्ट करवाई हुई हैं, जॉब डायरेक्ट अप्लाई करें, अगर कहीं से जॉब लेटर आपको मिल जाता है तो जो ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है जो कि जर्मन गवर्नमेंट चाहती है पहले साल का आप खर्चा लेके आए, वो आपको उससे रिलीफ मिल सकता है और डायरेक्ट आप आ सकते हैं। और इसका जो एम्बेसी वाला प्रोसेस है वो भी रिलेटिवली थोड़ा सा क्विक है। एक जो नई चीज है पिछले मेरे ख्याल में 1-2 सालों से है जॉब सीकर वीजा, कि अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है और आप यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए आना चाह रहे हैं तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप आके जॉब ढूंढ सकते हैं। आईटी वाले लोगों को थोड़ी आसानी से मिल जाती है, जो दूसरे फील्ड के लोग हैं अगर वो थोड़ी सी जबान सीख लें और उसके बाद आए तो वीजा के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आपके साल का आपके पास आई गेस टाइम होता है, उसमें आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको जॉब उसमें मिल जाए। तो डिटेल में अगर जाएं तो सेपरेटली इसमें ज़ाहिर है हर चीज़ पे बनेगी, लेकिन मैं लिंक से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि बैचलर्स मास्टर्स के लिए डॉट डॉट डी ई के नाम से वेबसाइट है। इसी तरह अगर आप लोग मैट्रिक एफएससी के बाद डिप्लोमा वाली लाइन में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ausbildung डॉट डी ई के नाम से वेबसाइट है। तो वो वहां से फिर ये है कि आप प्रोसेस फॉलो करके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, पहला स्टेप ये है कि आप एडमिशन लेटर लें, दूसरा फिर ये है कि आप अपने फाइनेंसेस दिखाएं और वीज़ा की तैयारी करें और फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। और आजकल आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी वाले ग्रुप में भी, कि सीवीज वगैरह आप बना सकते हैं, कवर लेटर कैसे बना सकते हैं, मोटिवेशन लेटर, यहाँ पे लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन। इवन पाकिस्तान में, इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में भी डिपार्टमेंट्स कुछ हद तक हैं जो आपको वेबिनार्स वगैरह अरेंज करके देते हैं जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा प्रोसेस है। और फर्दर फिर ये है कि हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करें। तो ये है कि जिधर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए वो आपको इधर आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर ये है कि जो स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी वाला जो ग्रुप है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, इवन बहुत ज़्यादा कंटेंट अब उर्दू हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सकती है। अच्छा, बिलाल, यहाँ पर आजकल जैसे स्टडी वीजे के बारे में आप बता रहे हैं, इसी तरह वर्क परमिट वीजा जो है वो भी अब अलाउ हो गया है। तो किस तरह के वर्कर्स की यहाँ पर फिलहाल जरूरत है, और अगर यहाँ पर कोई उन जैसे आपने जिक्र किया ausbildung वगैरह के थ्रू यहाँ पर आता है, तो वहां पर एक तो लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट हो कि कितनी लैंग्वेज आती हो, या वहीं से कर आनी है, कि यहाँ कुछ इसके हवाले से थोड़ी सी तफसीलात बताइए। बेसिक कह लें आप, जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि अगर आप B1 B2 कर लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। अगर तो आप डायरेक्ट जर्मन लैंग्वेज में आके पढ़ना चाह रहे हैं, या जो ausbildung जो मेनली डिप्लोमा है वो करना चाह रहे हैं। डिप्लोमा में ये होता है कि आप 2-3 दिन अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल वगैरह जाते हैं और 2 दिन आप काम करते हैं तो आपको पैसे वगैरह भी आ रहे होते हैं। तो ये भी एक अच्छा बात है कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा लंबी पढ़ाइयों में नहीं जाना चाह रहे, बैचलर्स मास्टर्स पीएचडीज वगैरह, तो ये भी एक रास्ता है कि आप इंडस्ट्री में इससे एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए B2 बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी होती है। और जो जॉब सीकर वाला जो वीज़ा है उसमें अब 2 कैटेगरीज है। अगर तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, अगर लेट से उन्होंने आपके इंग्लिश की बेस पे आपको दे दी है या आपके आईटी स्किल्स वगैरह की बेस पे दे दी है, तो उसमें आपको फौरन नहीं चाहिए होगी, लेकिन इधर आके फिर आपको सीखनी पड़ेगी। जो दूसरी है कि एज अ फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और बंदा मैकेनिकल के फील्ड में आना चाह रहा है तो उसके लिए फिर बेहतर ये है कि वो एटलीस्ट B1 करे, जो कि 2 माह लगते हैं तकरीबन पर मॉड्यूल में। और उसके बाद अगर वो अप्लाई करता है और यहाँ पे आता है जॉब सीकर वीज़ा पे, 1 साल इनफ टाइम होता है, आके आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अपना खर्चा निकाल सकते हैं और साथ में आप जॉब्स वगैरह ढूंढ सकते हैं, थोड़ी लैंग्वेज भी साथ इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर जब भी आपने किसी बेसिस पे जर्मनी आना है और आपके पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई स्कॉलरशिप नहीं है जो आपको दिखा सके या आपको फंड कर सके, जो बेसिक मंथली इनकम है आजकल आई गेस कोई 900 चल रही है और टोटल ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट जो है वो 11,000 यूरो के आसपास है। तो जब भी कोई स्कॉलरशिप, कोई भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होगा जो ये खर्चा कवर करेगा, तो आपको अपने फाइनेंसेस दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने ये है कि अपने फाइनेंसेस पहले साल के
अपने अकाउंट में रखवाने हैं, वो आपकी पैसे हैं, आप इधर आते हैं, इधर आके आप उससे फिर आपके अकाउंट में वो मंथली बेसिस पे आएंगे और उसे आप यूज कर सकते हैं। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा लोगों को थोड़ा जरा सिर्फ मोटिवेट करने के लिए कि हम लोग जितने भी एटलीस्ट मेरी यूनिवर्सिटी में 5-7 जो पाकिस्तानी लड़के थे, हम जो भी ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट थी हर बंदे ने आके पार्ट टाइम जॉब्स कर ली थी। आपको टेक्निकल भी मिल जाती हैं अपने फील्ड से रेलेवेंट भी, और नॉन टेक्निकल जो और जॉब्स होती हैं, तो वही चीजें फिर आपको थोड़ा लेके चलती हैं आपकी परमानेंट जॉब्स की तरफ भी। टेक्निकल जॉब वही कंपनी आपको हायर कर लेती है अगर आप एज अ वर्किंग स्टूडेंट काम करते हैं, या फिर आपके उस वर्क एक्सपीरियंस की बेस पे आपको इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं या दूसरी जगहों पे काम मिल जाता है। तो जो भी बंदा आता है वो अपना खर्चा मैनेज कर लेता है। आपकी डेली बेसिस वाली जॉब्स होती हैं, आपकी फिर वोकेशंस वाली जॉब्स होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि खर्चा मैनेज नहीं हो सकता। तो हिम्मत करें, काम हो सकते हैं। ये सब काम भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाती है, ये इजी वे होता है कि आप वो पैसा जो है वो मत खर्च करें, अपना ये पैसा जो इधर आप जॉब करें तो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, जैसा भी आपने बताया कि जब स्टूडेंट आते हैं तो उसके लिए तो तकरीबन 10 से 11,000 यूरो आपने जैसे कि अभी बताया, तो क्या जॉब वालों के लिए भी ये रिक्वायरमेंट है कि जब वो आए यहाँ पे, जब उनको वीजा वो अप्लाई करते हैं तो उनके अकाउंट में भी कुछ पैसे होने चाहिए? जी, जैसे मैंने बताया कि जब भी किसी भी केस में आपने आना है, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जॉब का जो कि आपकी जो बेसिक अमाउंट है वो कवर करे, या आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, तो आपको जो ये एक्सपेंसेस हैं वो शो करना फिर आपके लिए लाजमी है, वो आपको अच्छा। शो करने पड़ेंगे। अच्छा, यानी उस सूरत में जब आपके पास कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जी अगर है तो फिर आपको ये शो नहीं करने हैं। जी, मिसाल आपको मैं देता हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान से डायरेक्ट जॉब अप्लाई करता हूँ और मुझे जॉब मिल जाती है, मुझे हुँ, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, व्हाट एवर द फाइनल अमाउंट इज, अगर वो मेरे बेसिक एक्सपेंसेस कवर करता है तो मैं विदाउट अपने ब्लॉक्ड अकाउंट शो किए आ सकता हूँ। और इसी तरह स्कॉलरशिप है जो मास्टर्स में मिलती है या पीएचडीज में मिलती है, अगर वो मेरे बेसिक एक्सपेंसेस कवर करती है जो कि तकरीबन 900 यूरो हैं, तो मैं उसकी बेसिस पे फाइनेंसेस दिखाए बगैर इधर यहाँ पे आ सकता हूँ। हुँ, ठीक, ठीक। अच्छा, ये तो आपने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन बताया है, क्योंकि ज़ाहिर है हम जॉब वाले जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होती है, और साथ में जो हाउस बिल्डिंग के लिए आते हैं उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट बेस पे आते हैं उनको तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल जाती काफ़ी आवाम का इंटरेस्ट भी है कि आप एज अ डॉक्टर जर्मनी में भी कैसे आ सकते हैं, है। तो वो भी ऑडियंस के लिए है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स भी हैं, हर कंट्री के ग्रुप्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल जर्मनी में डॉक्टर्स गोइंग टू जर्मनी, डॉक्टर्स गोइंग टू यूके, तो उधर भी ये है कि उन्होंने डिटेल में वो प्रोसेस वगैरह भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 2-3 जुमले ये है कि अगर आप कंपैरिजन करें यूके यूएस वगैरह के साथ, जो डॉक्टर्स जाते हैं उधर आपके अच्छे खासे पैसे लगते हैं। जर्मनी में जो सबसे बड़ा हर्डल है वो ऑब्वियसली लैंग्वेज है, लेकिन अगर कोई बंदा हिम्मत करता है और उसको ओवरकम करने का वो इरादा रखता है तो आपको अपनी मर्जी की स्पेशलाइजेशन मिल सकती है। इसी तरह नर्सिंग वाली जॉब्स आजकल काफ़ी डिमांड में है। तो जॉब्स बिल्डिंग का मैं कह रहा था, जो फील्ड कुछ आप पूछ रही थी उसमें यह है कि इन्हें आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो आपकी आईटी और टेक्निकल फील्ड और इंजीनियर्स, उससे बढ़ के जो ज़्यादा ज़रूरत है वो आपकी जो डेली लाइफ वाली जो जॉब्स हैं। जर्मनी में क्योंकि कल्चर कुछ ऐसा है कि आपको हर छोटी मोटी चीज़ के लिए डिप्लोमा चाहिए, हर चीज़ इन्होंने सेपरेट की हुई है, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे जो नर्सेज आ रही हैं ईस्टर्न यूरोप से, इंडोनेशिया वगैरह से, अब वो अच्छे खासे पैसे लेती हैं, एक इंजीनियर के आसपास तकरीबन वो पैसे लेती हैं, ठीक है। अच्छा उनका वो सीन है और वो डायरेक्ट जॉब्स के लिए आ रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज मैं न्यूज़ में देख रहा था कि पाकिस्तान से ट्रक ड्राइवर भी आज आए हैं। अच्छा। स्टेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इन्हें थोड़ी हैवी ड्यूटी ट्रक्स में ड्राइवर्स की ज़रूरत है, तो वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। तो ये जो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन से जो इनके फील्ड्स हैं जो डिप्लोमास के लिए या जो डायरेक्ट जॉब्स के लिए ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसमें लैंग्वेज जॉब को ऑब्वियसली चाहिए होगी। आजकल तो इवन इंडिया पाकिस्तान में जर्मन कोर्सेज आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं। वहाँ से आप अपना 6 माह लगा के B1 B2 अगर करते हैं तो रास्ते दरवाजे सारे आपके लिए खुले हुए हैं। बेसिक लेकिन ये है कि अगर आप डायरेक्ट जॉब के लिए आना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आप B2 तक लैंग्वेज वगैरह करें। और जो नई पॉलिसीज हैं, जो नए लॉ की मैं बात कर रहा था, उससे चीज़ें और भी आसान हो रही हैं। आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं जो
पहले नहीं था, डबल नेशनलिटी ले सकते हैं। तो ये फील्ड्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। अच्छा बिलाल, अभी जैसे कि आपने बताया कि मतलब जैसे अभी हमारी बात हुई तो आपने बताया कि भाई ट्रक ड्राइवर तक यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं। अब पाकिस्तान से का कोई मैट्रिक के बाद यहाँ पर आना चाहता है और चलो जी पैसा भी उसने थोड़ा बहुत जमा कर लिया, तो कितनी तालीम रिक्वायर्ड है पाकिस्तान से उन ऐसे जो कि आउसबिल्डिंग के लिए जर्मनी आना चाहें? मतलब ऐसा तो नहीं कि जी आपने इंटर किया हुआ हो या अच्छे नंबरों से, या पाकिस्तान में भी आपने कोई कोर्स किया हुआ हो, कोई मतलब उसके लिए कितनी तालीम ज़रूरी है? अभी उसमें फर्ज करें अगर मैट्रिक तो आपकी बेसिक है ना, हाँ, उस मतलब मैं आउसबिल्डिंग के हवाले से पूछ रही हूँ कि जैसे आउसबिल्डिंग अगर करने कोई जी आता है। जी, हाउस बिल्डिंग के लिए अगर आप मैट्रिक के बाद आपका जो डिप्लोमा यहाँ पे जो हाउस बिल्डिंग है वो 3 साल की होती है। तो हुँ, अगर आपने मैट्रिक 60% के साथ की हुई है, जो कि यहाँ यूरोप में चलता है, इवन यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए भी बैचलर्स में 60% चाहिए होता है। अगर हुँ, आपने 60% के साथ मैट्रिक किया हुआ है और उसके साथ आपने B1 B2 लैंग्वेज आप सीख लेते हैं, तो आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती यहाँ पे आने के लिए। अगर मिसाल के तौर पे मैं ये करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिशियन बनूं, तो हाँ, मैं B2 लैंग्वेज करके यहाँ पे जो कुछ वेबसाइट ausbildung.de है उसके थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मेरी लैंग्वेज ऑलरेडी अच्छी है और मुझे कुछ इंटरव्यू कॉल्स वगैरह आ सकती हैं, मिल जाती हैं, मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो मुझे मंथली पैसे मिलेंगे। मैं अपना जो डिप्लोमा है वो 2 दिन यूनिवर्सिटी या 3 दिन गालबन 2 दिन काम करके 1000 यूरो से ऊपर मैं अपना खर्चा भी उससे निकाल सकता हूँ। ब्लॉक अकाउंट भी नहीं चाहिए, और इसके बाद भी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपने बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, जो मर्जी आप करना चाहें। ये बात ऑब्वियसली मेंशन करने की यहाँ पे ज़रूरत है कि जो हाउस बिल्डिंग वाला जो रास्ता है वो उसमें थोड़ी ग्रोथ लिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पे आने का एक बड़ा अच्छा रास्ता है, ठीक है। और उसके बाद आप पे है, जितना आप उसमें गुड़ डालें उतनी वो चीज़ मीठी होती जाएगी। लेकिन इसी तरह अगर आप छोटा मोटा, जैसे पाकिस्तान में लोग आईटी का डिप्लोमा वगैरह करते हैं, अगर किसी बंदे ने मैट्रिक की समर वेकेशन में वो किया है, साथ में लैंग्वेज सीख लेता है, उसके बाद वो अप्लाई करता है, तो उसके चांसेस ऑब्वियसली उससे ज्यादा हो जाएंगे। मतलब इसका मकसद ये है कि वहां से आपको कोई भी कोर्स या इस तरह की एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन होती है उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने मैट्रिक किया, लैंग्वेज करिए, तो वो आपके वीजे के लिए या बहुत अच्छा कहते हैं ना अहम किरदार अदा करेंगे। जी जी, वो सब एड ऑन्स हैं। तो आप अगर आपने एफएससी वगैरह किया तो उसके बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैचलर्स के बाद कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ओवर क्वालिफाइड में चला जाता है, क्या एक बंदे ने ऑलरेडी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की और वो दोबारा इस लाइन में क्यों आ रहा है। तो उन लोगों के लिए फिर रिकमेंडेशन यही है कि वो मास्टर्स वगैरह के लिए देखें। और जो जो लोग मैट्रिक के बाद करना चाह रहे हैं या एफएससी के बाद, उन लोगों के लिए फिर ये रास्ता है। तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर ज्यादातर अभी तक जो हम देखते थे कि भाई पीएचडी करने लोग आते थे या नॉर्मली मास्टर्स करने लोग आते थे, मगर इस तरह के हवाले से आजकल जो जर्मनी में रिलैक्सेशन हुई है उससे काफी हद तक हमारी कम्युनिटी को भी फायदा होना चाहिए, और पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों को भी जो कि वक्तन फवक्तन सवाल पूछते रहते हैं कि जर्मनी कैसे आया जाए। बाकी ऑडियंस के लिए ये है कि आप लोग हिम्मत करें, इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और सारी जिंदगी की जो थ्रू आउट जर्नी है उसमें ये कुलिया हमेशा आपके काम आएगा कि आप सवाल पूछें, लोगों से पूछें, लोग हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार होंगे। आप सिर्फ पूछने वाले बने, और जो जितना ज्यादा पूछता है उसे उतना ही मिलता है, ठीक है। और इवन खुदा से भी आपको मांगना पड़ता है, ठीक है। तो आप हिम्मत करें। और जर्मनी का एटलीस्ट जो और एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कंक्लूजन में, वो ये है कि अगर आप अपनी फैमिली में बड़े हैं या बड़ी हैं, ठीक है, और आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, और अगर आप यहाँ पे आते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए या स्टडीज के लिए और आपको जॉब मिल जाती है, तो आप अपने बाकी सारे जो सिबलिंग्स हैं उन्हें भी स्पॉन्सर कर सकते हैं कि अपना जॉब लेटर दिखा के, और वो भी आके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आ सकते हैं, और उन्हें ब्लॉक्ड अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि चारों को इकट्ठा बुला लो या तीनों को, तो वो जितनी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से, कि अगर आपके अकेले बंदे के एक्सपेंसेस निकाल के बाकी जितने हैं वो आप बुला सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा राउट है कि आप अपने आप को तो यहाँ पे लेके आए हो, अपने सिबलिंग्स को भी ला सकते हैं, और अपने पेरेंट्स को अगर इवेंचुअली वो आना चाहें, ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हिम्मत करें
और बिस्मिल्लाह करके आप अपना सफ़र शुरू करें। बहुत शुक्रिया बिलाल। आज मुझे लगता है कि हमने काफ़ी हद तक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो अपने पब्लिक को फ़राहम करी है, जिसमें उनके काफ़ी हद तक सवालात जो हैं वो जो कहते हैं ना कि जो पूछना वो चाह रहे हैं उसको काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश करिए। मगर उसके अलावा भी अगर आपके कोई सवालात हैं, आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम चाहेंगे कि उन बिलाल को दोबारा से इनवाइट करके हम वो सवालात के जवाबात आपको दोबारा से क्लियर कर सकें। और उसके साथ-साथ ये है कि काफ़ी हद तक जो भी लिंक्स वगैरह जो बताए हैं या जो भी वेबसाइट्स बताई हैं आपने बिलाल, वो मैं चाहूँगी कि वो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप जी, ज़रूर। के अगर हाउस-बिल्डिंग करना चाहते हैं या कोई स्टडी के लिए यहाँ आना चाहते हैं, तो उन लिंक से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया बिलाल कि आपने अपना कीमती वक़्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया और काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है लोगों को। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो अवाम है उसको इससे यकीनन फ़ायदा होने वाला है। जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।